दोस्तों आ चुके हैं हम लोग यूपीएससी के अनदर टॉपिक नंबर 10 के साथ। और यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे राइज ऑफ मॉडर्न जापान को। देखिए हमने इसकी सीरीज बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इट हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर दैट जापान वाज द ओनली एशियन कंट्री टू हैव एस्केप्ड इंपेरियलिस्ट कंट्रोल। फॉर सेंचुरीज मिलिट्री जनरल्स कॉल्ड शोगुन्स, ये मैंने बताया था आपको शॉर्ट्स में, एक्सरसाइज रियल पावर इन जापान व्हाइल द जापानीज एम्परर वाज अ मेयर फिगर हेड। देखिए क्या होता था कि जो जापान था वो एक ऐसा कंट्री रहा हमारे एशिया का जो कि इंपेरियलिस्ट कंट्रोल के अंडर में नहीं आया। लेकिन कई 100 सालों तक, कई सेंचुरीज तक जापान में शोगुन्स का जो है वो पावर चलता था। शोगुन्स का पावर, ये मिलिट्री जनरल्स होते थे और एम्परर केवल एक फिगर हेड बन के रह जाता था। फिर अगला हम लोग देख लेते हैं, कह रहा है इन 1853 कोमोडोर पेरी वेंट विथ अ यूएस फ्लीट एंड डिलीवर्ड एन अल्टीमेटम टू जापान। जापान को एक अल्टीमेटम दिया जाता है 1853 में। वो इट वाज स्टेटेड दैट, जापान से ये इस अल्टीमेटम में जापान से कहा गया, द जापानीज गवर्नमेंट साइंड अ ट्रीटी विथ यूएस अंडर विच टू पोर्ट्स वेर ओपन टू यूएस शिप्स एंड सम अमाउंट ऑफ ट्रेड वाज परमिटेड। देखिए इस ट्रीटी का मेन मकसद था कि जापान के दरवाजों को खोलना यूएस के लिए और अनदर यूरोपियन कंट्रीज के लिए। तो यूएस के दो शिप्स को जो है वो जापान के एम्पायर ने अलाउ कर दिया, ट्रेड करने के लिए परमिट मिल गया उसको। फिर 1863 की बात आती है, यहाँ पे देखिए इन 1864 the US and the European fleets displayed their military superiority by firing on two Japanese cities। देखिए अपने अपने मिलिट्री सुपेरिटीज को जापान में यूएस ने और यूरोपियन फ्लीट्स ने अच्छे से दिखाया वहां पे उनके शहरों पे। फिर क्या होता है इन 1868 में, इन्हीं के चक्कर में, ये यूरोपियन फ्लीट्स के चक्कर में 1868 में सोगुन वाज इंडेड एंड अ न्यू सेट ऑफ रूलर्स एंड एडवाइजर्स केम टू द फोर। ये यूएस के इंटरवेंशन के साथ हुआ। दे रूल्ड इन द नेम ऑफ द एम्पायर हुज अथॉरिटी इन थ्योरी वाज रीस्टोर्ड। क्या होता है 1868 में नई सिस्टम आती है, नई एडवाइजरीज आती है, नए एम्पायर आते हैं और वो टुक करते हैं मेजी अपना टाइटल, और इसी को कहा गया मेजी रेस्टोरेशन, जिसको मैंने शॉर्ट में बताया भी आपको। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए ये रहा आगे, ये थोड़ा आप लोग पढ़ सकते हो खुद से, यहाँ पे कुछ मिला नहीं, ये देख लेते हैं हम लोग। मेन पॉइंट है, कह रहा है इन 1889 जापान वाज गिवन अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जापान को नया कॉन्स्टिट्यूशन कब मिला? 1889 में। द एम्पायर enjoyed a special position as a head of the executive and ministers were appointed by him were responsible to him। तो कुल मिला के कुछ हद तक जो सिनेरियो था वो था आपको डेमोक्रेसी का। लेकिन फिर भी एम्पायर के पास बहुत ज्यादा पावर होती थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने कम ली और डायट पे ज्यादा डालती, जबकि पावर डायट को लेस दिया गया। यहाँ देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर अ पार्लियामेंट कॉल्ड डाइट। यहाँ डाइट मिला जापान को। लेस देन 3% ऑफ द पॉपुलेशन हैड द राइट टू इट। और वहां पे तब तक 3% से भी कम लोगों को, पॉपुलेशन को जो है वो अधिकार था कि वो वोट दे पाएंगे। और यहाँ पे देखिए फॉर द फर्स्ट सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी यू कैन से, एशिया इन एशिया वाज फॉर्म्ड इन जापान। देखिए एशिया में जो पहली सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म करी गई थी वो जापान में फॉर्म हुई थी। और बहुत सारे सिविल लिबर्टीज खत्म थे जापान में। इंपेरर फिर से ऑटोक्रेटिक हो चुका था जापान में। आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आएगा आपको। डायट के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी और लेस पावर था, जबकि डायट ही मेन सिस्टम होता है डेमोक्रेसी का, आपको पता है चीज। और वहां पे सिविल लिबर्टीज खत्म हो चुकी थी, एक्सट्रीम नेशनलिज्म और चौहिज्म आ चुका था। और मतलब जापान में स्ट्रगल्स हो रहे थे, मूवमेंट्स हो रहे थे, मूवमेंट्स खत्म, मतलब मूवमेंट्स को सप्रेस कर दिया गया था। फिर भी इन सब के बावजूद, पॉलिटिकल डिसेंट होने के बावजूद, फर्स्ट टाइम एशिया में सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म किया, वो भी जापान में। थैंक यू सो मच गाइज। आज अगला हम लोग पढ़ेंगे जापान एज ए इम्पेरियलिस्ट कंट्री कैसे बनाइए।